हेलो दोस्तों, आज हम आर्टिकल 12 के बारे में जानेंगे जो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में है। इसमें बेसिकली स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट में जो फंडामेंटल राइट हमको दिए होते हैं वो बेसिकली स्टेट्स के अगेंस्ट में दिए होते हैं। तो हमको सबसे पहले जानना ये चाहिए कि स्टेट्स होता क्या है। तो स्टेट्स की डेफिनीशन सिर्फ दी हुई है आर्टिकल 12 में। तो स्टेट्स के अंतर्गत क्या आते हैं? स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, आल लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि स्टेट्स के अंतर्गत ये सब नहीं आते हैं, जैसे प्रोविंसेस हो गए, यूपी बिहार, जो हम जानते हैं कि ये स्टेट्स हैं। तो आर्टिकल 12 में पार्ट 3 में ये जितने स्टेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे इनका कोई महत्व नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यूपी बिहार हो गया, इंडिया यूएसए हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, टू से समथिंग, स्टेट्स के ये सारे मतलब होते हैं, लेकिन इन सब का आर्टिकल 12 से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आर्टिकल 12 में स्टेट्स के डेफिनेशन के अंतर्गत ये 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो समय समय पर इसमें और भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यही हैं। अब हम जानेंगे आर्टिकल 12 के स्कोप के बारे में। तो वो बॉडी जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या डोमिनेट करती है फंक्शनली, फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये सभी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस पैरामीटर के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, आरसी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट फिक्स किए थे और जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई बॉडी इस टेस्ट को पास कर लेती है तो वो लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आ सकती है। जैसे उस बॉडी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो बॉडी फंड रेज करती हो, वो ऑटोनॉमी हो अपने आप में, और किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई हो और उसी के द्वारा वो फंक्शन भी परफॉर्म करती हो और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हो। अब हम बात करते हैं अदर अथॉरिटीज़ की। तो अदर अथॉरिटीज़ वो होती हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अलावा बॉडी होती हैं, वो अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी। ये रूल्स बना सकती हैं, रेगुलेशन बना सकती हैं। अब हम बात करते हैं अदर अथॉरिटी से संबंधित कुछ केसेस हैं, जैसे शांताबाई केस, उज्जमबाई केस, मोहनलाल केस, सोम प्रकाश केस, सुखदेव वर्सेस भगत राम केस, आरडी शेट्टी केस, अजय हादिया केस। इन सारे केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत पहले केस के बारे में हम बात करते हैं। ये आया था 1953 में, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस। इसमें ये क्वेश्चन उठा था कि क्या यूनिवर्सिटी भी स्टेट्स के अंतर्गत आती हैं, मतलब क्या यूनिवर्सिटी भी स्टेट हैं। तो इसके क्वेश्चन के आंसर में मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, यूनिवर्सिटी स्टेट्स नहीं होते हैं। उनका लॉजिक ये था कि इससे पहले जो 3 इंस्टीट्यूशन ये थे, ये सोवरेन और गवर्नमेंटल नेचर के थे, लेकिन यूनिवर्सिटी सोवरेन और गवर्नमेंटल नेचर की नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मद्रास हाई कोर्ट ने एजडम जनरल्स की अप्रोच को उन्होंने फॉलो किया और बोला कि इससे पहले, मतलब अदर अथॉरिटीज़ जो है, इससे पहले की जो 3 इंस्टीट्यूशन थे, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज़, ये जो हैं ये सोवरेन और गवर्नमेंटल नेचर के हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है ये सोवरेन एंड और गवर्नमेंटल नेचर की नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है। फिर 1962 में एक उज्जमबाई नाम का केस आया। इसमें कोर्ट ने बोला कि सोवरेन नेचर का होना ज़रूरी नहीं है। फिर 1967 में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस आया। इसमें कोर्ट ने शांताबाई में जो वर्डिक्ट दिया था उसको ओवर रूल कर दिया और बोला कि जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट के अंतर्गत आती है, मतलब यूनिवर्सिटी स्टेट है। और इसमें यह बोला गया कि कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है या स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है या लॉ के द्वारा उसको पावर कन्फर्ड की गई है, उसको आप अदर अथॉरिटीज़ के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि गवर्नमेंटल नेचर का होना और सोवरेन नेचर का होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जांपल के तौर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम, जो कि 1975 में आया था। इसमें क्वेश्चन ये उठा था कि कोई बॉडी जो किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनी है उसका कोई कॉमर्शियल पर्पज़ है, क्या वो स्टेट होगी। तो इसमें कोर्ट ने बोला यस, वो स्टेट होगी। जैसे LIC और ONGC, ये स्टेट्स हैं। इसमें कोर्ट ने जो मोहनलाल का वर्डिक्ट था उसी को फॉलो किया था। अगला केस है सोम प्रकाश केस। इस केस में क्या हुआ था कि एक सोम प्रकाश नाम के आदमी थी, वो एक ऑयल कंपनी में काम करते थे। तो वो रिटायर हो गए, उसके बाद उनको पेंशन मिलने लगी। फिर
जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी को दूसरी कंपनी ने आकर एक्वायर कर लिया। फिर क्या हुआ, जब उनकी कंपनी एक्वायर हो गई तो फिर उनको पेंशन मिलना कम हो गई। तब ये सुप्रीम कोर्ट गए। फिर कोर्ट में ये क्वेश्चन उठा कि क्या कंपनी स्टेट के अंतर्गत अदर अथॉरिटी है। तो फिर इसी केस में कोर्ट ने 5 टेस्ट दिए थे कि अगर कोई बॉडी इन 5 टेस्ट को पास कर ले जाती है तो वो स्टेट होगी। अब ये 5 टेस्ट कौन कौन से हैं, हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय स्टेट, मतलब कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जो स्टेट के द्वारा प्रोवाइडेड है वो चीफ फंडिंग नेचर का हो। दूसरा टेस्ट है कि फंक्शनल कैरेक्टर गवर्नमेंटल नेचर का हो, जो उस बॉडी का फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंटल नेचर का होना चाहिए, एब्सोल्यूट कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और उसकी प्रायर हिस्ट्री ये हो कि जिससे पता चलता हो कि गवर्नमेंट ने भी उससे पहले एक्टिविटी की थी। मतलब जैसे कोई बॉडी है वो अभी अपना काम कर रही है लेकिन उसकी कोई प्रायर हिस्ट्री ये भी हो कि उससे पहले गवर्नमेंट भी उसमें हस्तक्षेप करती थी, गवर्नमेंट का भी उसमें कोई शेयर था। सम अथॉरिटीज़ टू दैट बॉडी, मतलब जो वो अथॉरिटी है, जो वो बॉडी है उसके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगला केस है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी, जो कि 1992 में आया था। इसमें ये पूछा गया क्या एनसीईआरटी स्टेट है, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। अगला केस है खालिद मुजीब वर्सेस अजय हादिया, जो कि 1981 में आया था। इसमें ये पूछा गया था कोर्ट से कि क्या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेट है, तो कोर्ट ने बोला कि कोई बॉडी की फंक्शनैलिटी डिटरमाइन नहीं करती है कि वो स्टेट है कि नहीं है। इसमें कोर्ट ने बोला कि किसी भी बॉडी की इंस्ट्रूमेंटैलिटी डिटरमाइन करती है कि वो स्टेट है कि नहीं है। इसी केस में 6 टेस्ट दिए गए थे। पहला है इंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, दूसरा है मेजर पोर्शन मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देती है वो मेजर पोर्शन में होना चाहिए, दूसरा मोनोपोली स्टेटस गवर्नमेंट के स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, डी परवेजिव स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, फंक्शन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, वो बॉडी पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई फंक्शन करती हो, ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई स्टेट है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या हुआ था कि बीसीसीआई ने टेंडर इनवाइट किया था, तो 2 लोगों को चुना गया। 2 लोगों में से एक लोग को टेंडर दे दिया गया, दूसरे ने ऑब्जेक्शन किया कि मुझे भी तो चुना गया है, मुझे टेंडर क्यों नहीं दिया गया। तो दूसरे ने ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराया। तो फिर बीसीसीआई ने क्या किया, टेंडर ही पूरा कैंसिल कर दिया। जब टेंडर कैंसिल कर दिया तो जिसको पहले वाले को चुना गया था वो कोर्ट चला गया। जब कोर्ट चला गया तो कोर्ट में ये सवाल उठा, क्या बीसीसीआई स्टेट है? अगर बीसीसीआई स्टेट होगा तभी तो आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है ना। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? कोर्ट ने 2 लॉजिक दिए। कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। दूसरा लॉजिक ये दिया कि ये कोई पब्लिक वेलफेयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। कोर्ट ने बोला कि जो बीसीसीआई है वो तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट केवल इसको रिकॉग्नाइज करती है, तो इसलिए ये स्टेट नहीं है। अब हम देखते हैं क्या जुडिशरी भी स्टेट के अंतर्गत आती है। तो नरेश श्रीधरन केस में ये बोला गया कि अगर जुडिशरी भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती है तो भी इसके खिलाफ रिट नहीं इशू किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्टर है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं, आप इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, आप इसके खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जुडिशरी ने हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। ये माना गया है कि हमारे जुडिशरी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर ही नहीं सकती है। दूसरे केस में ये बोला गया, दूसरा केस जो था ये AR अंतुले केस था। इसमें यह बोला गया कि जुडिशरी जब अपना जुडिशियल फंक्शन करती है तब तो ये माना जाएगा कि स्टेट में नहीं आती है, लेकिन जब अपना ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तब ये स्टेट के अंतर्गत आती है। मतलब जब जुडिशरी कोई वर्डिक्ट देती है तो वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है, और जब जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है यानी नॉन जुडिशियल वर्क करती है तो वो स्टेट के अंतर्गत आती है। नॉन जुडिशियल वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे हो गया कोई अपॉइंटमेंट हो गया जजेस का, तो ये स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। अगर किसी जज का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो बिल्कुल कोर्ट जा सकता है। इस तरह से आज हमने आर्टिकल 12 के बारे में समझा। थैंक यू।